कल जो है पढ़ा था किसके बारे में, वियना संधि का लक्ष्य और वियना संधि का सिद्धांत। तो दो चीज पढ़ लिया था, वियना संधि का लक्ष्य और वियना संधि का सिद्धांत। तो देखो अब जो है सिद्धांत होता है, मान लो कि कोई व्यक्ति का सिद्धांत होता है, तो सिद्धांत पर क्या होता है, कार्य करता है, और सिद्धांत पर जब कार्य करता है तो उसे क्या मिलती है, उपलब्धियां। ठीक है ना। तो वियना संधि का जो जो था क्या लक्ष्य, लक्ष्य क्या चीज था, वो चीज लेके वियना संधि हुआ। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, सिद्धांत था, किस सिद्धांत को लेकर वियना संधि को किया गया था। बात समझा ना। अब ये याद रखेंगे कि सिद्धांत के बाद जो कार्य किया जाएगा उससे क्या मिलेगी, उपलब्धियां। ठीक है ना। हम लोग पढ़ चुके थे किसके बारे में, देखो पहले पढ़े वियना संधि। ठीक है, क्या पढ़े थे, वियना संधि। उसके बाद क्या पढ़े थे, लक्ष्य, क्या था इसका लक्ष्य, ठीक है, उद्देश्य क्या था। उसके बाद सिद्धांत। ठीक है। आप देखो सिद्धांत पर क्या होता है, कार्य, सिद्धांत पर कार्य होता है। ठीक है ना। सिद्धांत के अनुसार कार्य करना होता है ना। तो अब जो है क्या हो जाएगा बताओ, वियना संधि का क्या, वियना संधि का क्या चीज, कार्य। वियना संधि का क्या, कार्य। और कार्य करने से हमें क्या मिलती है, उपलब्धियां। कार्य करने से हमें क्या मिलती है, उपलब्धियां, उपलब्धियां। तो देखो पहले वियना संधि पढ़े, वियना संधि किस लक्ष्य के तहत किया गया था वो पढ़ लिए, वियना संधि का लक्ष्य पढ़ लिए। फिर कल सिद्धांत पढ़ लिए थे। अब सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है ना, समझे ना। कतन हम इस सिद्धांत पर ये कार्य करना चाहते हैं। ठीक है ना। सिद्धांत पे कार्य होता है और उस कार्य के हिसाब से हमें क्या मिलती है, उपलब्धियां। तो अब हम लोग जो है वियना संधि का क्या पढ़ेंगे, कार्य। ठीक है ना। वियना संधि के जो सम्मेलन हुआ था, जो बैठक हुआ था, उसमें क्या क्या किया गया था। ठीक है ना। उसमें क्या क्या किया गया था, बात समझा ना। तो वियना संधि का जो अब जो है क्या चीज, इस बैठक में क्या क्या कार्य किया गया था। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रांस के बारे में। एक नंबर में पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में। ठीक है, एक नंबर में पढ़ेंगे फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस के बारे में जो पढ़ेंगे, तो फ्रांस के बारे में अब थोड़ा हम लोग जानेंगे बढ़िया से, फ्रांस पर क्या हुआ था। ठीक है ना। अब फ्रांस के बारे में क्या हुआ था, अब ये बताओ, सब चीज तो किया धरा फ्रांस का ही था। ठीक है ना। अब यहाँ फ्रांस के शासन का क्या, फ्रांस के शासक का जो अंत हुआ। ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ, अंत हुआ। ठीक है ना। अब फ्रांस में क्या क्या सब हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो बात पहले फ्रांस पर जो है ना किया गया कि फ्रांस के साथ क्या किया जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके शासन का अंत कर दिया गया। ठीक है ना। पहला बात याद रखिएगा, फ्रांस का जो शासक नेपोलियन बोनापार्ट था, उसके शासन का क्या कर दिया गया, अंत। तो पहला बात याद रखना, नेपोलियन बोनापार्ट के शासन का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। ठीक है, बात समझा ना। पहले जो फ्रांस पे कार्य किया गया तो नेपोलियन बोनापार्ट का शासन का क्या कर दिया गया, अंत। याद रहेगा ना। ठीक है ना। और फ्रांस पर क्या किया गया बताओ, फ्रांस पर जो है बुर्बो राजवंश के शासक को बैठाया गया। यानी फ्रांस का जो सत्ता किन्हें दिया गया, बुर्बो राजवंश के शासक को दिया गया। ठीक है ना। और लुई 18वां को क्या बनाया गया, फ्रांस का क्या बनाया गया, सम्राट बनाया गया। फ्रांस का सम्राट बनाया गया। तो ये बताओ, पहला बात याद रखिएगा, नेपोलियन का क्या होगा, नेपोलियन के शासन का अंत हुआ। ठीक है ना। नेपोलियन के शासन का अंत, नेपोलियन के शासन का अंत। ठीक है। हम लोग पहले फ्रांस पे फ्रांस के बारे में जानेंगे। ठीक है। नेपोलियन शासन का अंत हुआ। दूसरा हो गया, किस राजवंश को शासन सौंपा गया फ्रांस में, हाँ, बुर्बो राजवंश का। ठीक है ना। और
बुर्बो राजवंश से किस व्यक्ति को शासक बनाया गया? लुई 18वां को। किसको रे? लुई 18वां को। लुई 18वां को शासक बनाया गया, ठीक है ना। लुई 18वां को क्या बनाया गया? शासक। ये लुई 16वां का क्या था? भाई था, ठीक है ना। नाम पूरा क्या था? लुई जेवियर। समझा कि नहीं समझा? और अभी फ्रांस के संग और डील होना बाकी था, ठीक है ना। फ्रांस के संग और डील होना क्या था? बाकी था। अब क्या डील होना बाकी था? तो जो भी वाटरलू के युद्ध में क्षतिपूर्ति हुआ था, जो भी वाटरलू के युद्ध में क्षतिपूर्ति कराना था, मतलब समझ गए, वाटरलू युद्ध में जितना भी लॉस हुआ था, ठीक है ना, जितना भी क्या हुआ, लॉस हुआ था, उसकी भरपाई जो है फ्रांस से ही करना था। तो फ्रांस पर जो है कितना? 70 करोड़ जो है, 70 करोड़ जो है ना फ्रैंक धनराशि जो है वो जुर्माना थोप दिया, ठीक है ना। तो पहला बात हो गया नेपोलियन बोनापार्ट के शासन का अंत, समझ गए ना। उसके बाद बुर्बो राजवंश के शासन का शुरुआत हुआ था फ्रांस में। उसके बाद क्षतिपूर्ति के रूप में, समझ गया ना, क्षतिपूर्ति के रूप में फ्रांस पर जो है कितना? 70 करोड़ फ्रैंक धनराशि जो है ना लाद दिया गया। किस पर? फ्रांस पर। 70 करोड़ धनराशि फ्रांस पर जो है ना लाद दिया गया, याद रहेगा ना। तो अब बात समझा कि नहीं समझा? आप देखो एक बात और रखिएगा याद, फ्रांस की जो सीमा है कि फ्रांस कितना बड़ा होनी चाहिए, ठीक है ना, नक्शा में फ्रांस कितनी बड़ी होनी चाहिए, इसके लिए जो है 1791 कितना 91 की स्थिति को स्वीकार किया गया, ठीक है ना। 1791 की स्थिति को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। बात समझा ना? 1791 की स्थिति को क्या किया गया? स्वीकार किया गया। बात समझा ना? तो ये सब याद रहेगा बात। फ्रांस के संग क्या क्या किया गया, समझा ना। नेपोलियन का शासन का अंत, लुई शर्मा के शासन का शुरुआत फ्रांस में, ठीक है ना। उसके बाद जो है युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए जो है 70 करोड़ जो है ना फ्रैंक धनराशि जो है फ्रांस पर ला दिया गया, ठीक है ना। इतना देना पड़ेगा, 70 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। ये युद्ध में पैसा इतना जो है ना बर्बाद हुआ है, तुमको वाटरलू के युद्ध में इतना रुपया देना होगा। ये फ्रांस को बोला था कौन रे? विजयी राष्ट्र। बात समझ ना। अब आगे का बात क्या है कि 1791 स्थिति से गड़बड़ाया है सब चीज, ठीक है ना। 1791 ईस्वी में फ्रांस में नया संविधान बना था, ठीक है ना। व्यवस्थापिका सभा को नया संविधान बनाने का जो है ना आज्ञा दिया गया था। और यही 1791 ईस्वी में लुई 18वां जो है ना भागा था फ्रांस छोड़कर। उसके बाद निर्वासित जीवन जो है जीना शुरू कर दिया था, कभी रूस में, कभी ब्रिटेन में, समझ गए ना, कभी ऑस्ट्रिया में, ठीक है ना। तो मेन काम जो है गड़बड़ हुआ था फ्रांस में कब से? 1791 ईस्वी से। तो 1791 ईस्वी के बाद से जो है ना जो भी चीज हुआ था वो मित्र राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है ना। तो 1791 की स्थिति को स्वीकार किया गया। 1791 की स्थिति में, ठीक है ना, 1791 ईस्वी में कितना बड़ा फ्रांस था उतना बड़ा ही फ्रांस जो है ना नक्शा पर दर्शाया जाएगा। घुस गया दिमाग में? समझा कि नहीं समझा? अगर बात एक चीज और है कि ये धनराशि जो कौन सी के रूप में था? जुर्माना के रूप में 70 करोड़ फ्रैंक। ये धनराशि जब तक जो है फ्रांस नहीं देगा तब तक जो है उसकी सीमा पर मित्र राष्ट्र की सेना तैनात रहेगी, ठीक है ना। लेकिन किसके खर्च पर? फ्रांस के खर्च पर। चलो अब ये बताओ फ्रांस के संग क्या क्या डील हुआ, समझ गया ना। फ्रांस के संग क्या क्या डील हो गया, समझ गया ना। जब समझाते हैं ना किताब को छोड़ के यहाँ समझो, ठीक है। उसमें लिखा तो रहबे नहीं करता है, वो तो घरों में देख सकता है, रात देखो, दोपहर देखो, शाम देखो। 1 घंटा 45 मिनट मिलता है यहाँ देखने के लिए, यहाँ नहीं देखा जाएगा। ये बात समझ गया ना पूरा? समझ आया कि नहीं समझ आया? तो मेन बात आप बताओ फ्रांस के संग क्या क्या डील हुआ इस संधि के तहत, वो तो आप तुमको बढ़िया से याद रहेगा, ठीक है ना। एगो नेपोलियन को पकड़ लेना, एगो बुर्बो राजवंश से लुई 18वां को पकड़ लेना, एगो जो है जुर्माना पकड़ लेना, ठीक है ना, जुर्माना की बात पकड़ लेना, ठीक है ना। जब तक जुर्माना नहीं देंगे तब तक जो है फ्रांस के खर्च पर जो है सैनिक तैनात रहेगी, ठीक है ना। कहाँ पर है? फ्रांस की सीमा पर, याद रहेगा ना, फ्रांस की सीमा पर। और
फ्रांस का जो है नक्शा, फ्रांस का जो नक्शा बनेगा तो उसकी राजनीतिक सीमा कितनी बड़ी होगी, ठीक है ना। ये स्थिति कब का स्वीकार किया गया? 1791। 1791 में जितना बड़ा फ्रांस था उतना बड़ा फ्रांस ही अब नक्शा पर दर्शाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो नेपोलियन बोनापार्ट आया था 1791 ईस्वी के बाद, वो तो फ्रांस को बहुत विस्तार किया था, ठीक है ना, फ्रांस का सीमा बढ़ाया था, दूसरे देश को जीत कर अपने विजय अभियान के दौरान अपनी राजनीतिक सीमा क्या किया था? बढ़ाया था ना रे। तो अब जो है 1791 की जो स्थिति थी वही जो है फ्रांस के संग क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा, ठीक है ना। आप बात ही समझ गया, कोई दिक्कत? अब आगे है, किसकी बारी है बताओ? अब फ्रांस का समझ गए, अब किसकी बारी है? इटली की, समझ गए ना। अब किसकी बारी है? इटली की। अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे? इटली, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझेंगे? अब हम लोग इस इटली के बारे में समझेंगे। अब देखो इटली के संग क्या क्या किया गया, ठीक है, इटली के संग क्या क्या किया गया। अब ये बताओ ध्यान से, हम लोग जानते हैं, सुनते रहना ध्यान से। इटली जो है जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना था, ठीक है, तो नक्शान देखेगा, अगर ऊपर इधर फ्रांस है तो नीचे क्या? इटली, याद रहेगा ना। इधर फ्रांस है, नीचे में क्या? इटली, याद रहेगा ना। ये फ्रांस का पड़ोसी देश है इटली, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही फ्रांस का ये शासक बना था, कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, तो वो दूसरे राष्ट्र को जीतना शुरू किया, ठीक है ना। तो उसके विजय अभियान में, यानी वो दूसरे देश को जीतने के उद्देश्य से जब निकला था, तो उन्होंने किस पर निशाना साधा? इटली पर, ठीक है ना। इटली जो है उस समय नेपोलियन जब विजय अभियान शुरू किया था, दूसरे देश को जीतना शुरू किया था, उस समय इटली जो है वो कितने खंडों में? 300 से अधिक खंडों में विभाजित था। सुनते रहना, 300 से अधिक खंडों में विभाजित था, ठीक है ना। 300 से अधिक खंडों में विभाजित था, कौन रे? इटली, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट ने इस संपूर्ण इटली को जो है ना जीतकर मात्र 3 गणराज्य में बांट दिया। 3 गणराज्य का नाम बताओ कौन कौन है? 3 गणराज्य का नाम बताओ। एक होगा कौन चीज? सिस्पाइन, एक हो गया सिस्पाइन, ठीक है, सिस्पाइन गणराज्य। एक होगा लिगुलियन, एक पाला होगा सिस्पाइन, दूसरा क्या होगा? लिगुलियन होगा, लिगुलियन, लिगुलियन, ठीक है। तो ये पहला होगा सिस्पाइन, दूसरा हो गया लिगुलियन, तीसरा क्या होगा? फ्रांस, हाँ, ठीक है ना, याद रहेगा ना। फ्रांस फेडेरल। देखो इस बात को समझना ध्यान से, ठीक है। ये मान लो इटली का क्षेत्र है, ठीक है, ये कितने भागों में बटा हुआ है? 300 से अधिक खंडों में विभाजित है। जब नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ आया था, ठीक है ना, 300 से अधिक खंडों में विभाजित इटली को जो है क्या किया? मात्र 3 गणराज्य में बांट दिया। अब बताओ जहां 300 अधिक टुकड़ा हो, अब वो मात्र 3 गणराज्य में बटा हो, तो इसमें राष्ट्रीय एकता बनेगी कि बिगड़ेगी? बनेगी, ठीक है ना। तो वो समझ लो अप्रत्यक्ष रूप से इटली का क्या किया? यहाँ पर एकीकरण किया, और यहाँ की राष्ट्रीय एकता को जो है ना बनाए रखने में सहायता प्रदान किया, ठीक है ना, राष्ट्रीय एकता को बनाने में सहायक रहा, याद रहेगा ना, ठीक है ना। देखो फ्रांस हो, इटली हो या जर्मनी हो, ठीक है ना, इन तीनों देश में जो है राष्ट्रीय एकता बनाने में जो है इसका नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान बहुत क्या महत्वपूर्ण है। जहां राष्ट्रीय एकता की भावना मान लो पनपना शुरू हो जाती है, वहां राष्ट्रवाद होती है, ठीक है ना। और जब राष्ट्रवाद होती है तो वहां पर एकीकरण की भावना शुरू हो जाती है, यानी वहां देश को क्या किया जाता है? अब एकीकृत किया जाता है, ठीक है ना। तो
तो अगर हम फ्रांस का एकीकरण पढ़े, ठीक है ना, उसके बाद किसका, इटली का एकीकरण पढ़े या जर्मनी का एकीकरण पढ़े, तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट ने इस एकीकरण में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। राष्ट्रीयता की भावना जगाने में उसी का महत्वपूर्ण योगदान है। याद रहेगा ना? समझा कि नहीं समझा? जहां 300 से अधिक खंडों में विभाजित था, मात्र 3 गणराज्य में बांट दिया, तो कुछ ना कुछ जो है राष्ट्रीय एकता की भावना यहाँ पर क्या होगी, जगेगी पहले से ज्यादा। ठीक है ना? तो बताओ, एक हो गया सिस्पाइन गणराज्य, एगो लिगुलियन गणराज्य, एगो ट्रांसपेडेंट। ठीक है ना? ये कहाँ का गणराज्य है? इटली का। याद रहेगा ना? अब वाटरलू का युद्ध हुआ, वियना संधि हो रहा है, तो वियना संधि ने क्या किया, इस इटली को जो है फिर से बांट दिया। और देखो बांट दिया, इसको जो है ना 8 प्रशासनिक क्षेत्र में बांट दिया। ठीक है ना? यानी संपूर्ण इटली को 8 ऐसे क्षेत्र में बांट दिया जहां का जो है ना शासक अलग अलग हुआ करता था। ठीक है? अलग अलग शासन के अधीन संपूर्ण इटली को कर दिया। कितने प्रशासनिक क्षेत्र में बांट कर? 8। ठीक है ना? 8 प्रशासनिक क्षेत्र में बांट कर। ठीक है ना? अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है? अब ये बताओ, पहला इटली का कौन सा क्षेत्र है? देखो, पहला है सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स। देखो, सिसिली और नेपल्स ये कहाँ का क्षेत्र है? इटली का। सिसिली और नेपल्स कहाँ का क्षेत्र है? इटली का। ठीक है ना? बताओ, ये सिसिली और नेपल्स इटली का क्षेत्र है, ये किसके अधीन कर दिया गया? हाँ, बुर्बो राजवंश। ठीक है ना? बुर्बो राजवंश। और यहाँ के शासक कौन थे? फर्डिनेंड थे। क्या इसका शासक कहाँ कौन थे? ठीक है ना? कौन थे? फर्डिनेंड। यहाँ का शासक कौन हो गए? फर्डिनेंड। तो याद रहेगा ना? देखो, अब पहला प्रशासनिक क्षेत्र हम लोग देख लिए इटली का, कौन सा हो जाएगा? सिसिली और नेपल्स। ये बुर्बो राजवंश के अधीन कर दिया गया। और यहाँ का शासक कौन हो गया? फर्डिनेंड हो गया। याद रहेगा ना? फर्डिनेंड। दूसरा कौन सा क्षेत्र है? देखो, अब है रोम है। ठीक है? और इसके आसपास, इसके आसपास। अब ये बताओ, रोम और इसके आसपास का क्षेत्र ये किसको दे दिया गया? पोप के अधीन। किसके अधीन? पोप। पोप को हम लोग जानते हैं, इसका फादर होता है। ठीक है ना? पादरी में जो सबसे श्रेष्ठ होंगे उसे पोप कहेंगे। ठीक है ना? ये पोप के अधीन दे दिया गया। याद रखो, सिसिली और नेपल्स बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश के अधीन। इसके शासक कौन थे? फर्डिनेंड, सम्राट फर्डिनेंड। ठीक है ना? रोम और इसके आसपास के क्षेत्र पोप को दे दिया गया। ठीक है ना? रोम और इसके आसपास का क्षेत्र पोप को दे दिया गया। उसके बाद बताओ, लोम्बार्डी और वेनेशिया। लोम्बार्डी है और कौन चीज है? प्लस वेनेशिया। ये जो है लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये किसको दे दिया गया? ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। ठीक है ना? ये किसके अधीन था? ये किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन। ठीक है? तीनों क्षेत्र समझ गया ना? सिसिली और नेपल्स बुर्बो राजवंश, सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और इसके आसपास के क्षेत्र पोप के अधीन दे दिया गया। ये मध्य इटली का क्षेत्र है। लोम्बार्डी और वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधीन दे दिया गया। ठीक है? याद रहेगा ना? अब कौन सा क्षेत्र है? आप देखो, पार्मा, मोडेना और टस्कनी। पार्मा, मोडेना और टस्कनी, ये किसको दे दिया गया? हैब्सबर्ग राजवंश। तो क्या है? पार्मा, मोडेना प्लस मोडेना प्लस टस्कनी, ये किसको दे देगा? हैब्सबर्ग राजवंश। हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। ठीक है? याद रहेगा ना? हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। ठीक है ना? चलो आप बताओ, अब देखो,
एक और है जेनेवा है, ठीक है। देखो जेनेवा और सर्डिनिया, ठीक है ना, जेनेवा और सर्डिनिया, इसको मिला दिया किससे रे? पिडमाउंट से। देखो सर्डिनिया अलग है, पिडमाउंट अलग है, ठीक है ना, ये सब इटली का ही भाग है, लेकिन दोनों क्षेत्र से अलग हुआ, तो जेनेवा और सर्डिनिया को पिडमाउंट से मिला दिया है। तो ये बात हम लोग अब थोड़ा सा समझ रहे हैं फिर से एक बार, ठीक है ना। अब एक बात बताओ ध्यान से कि सिसिली और नेपल्स, बुर्बो राजवंश, रोम और इसके आसपास का क्षेत्र, पोप, और लोम्बार्डी और वेनेशिया, ऑस्ट्रिया, पार्मा, मोडेना और टस्किनी, हैब्सबर्ग राजवंश, उसके बाद जेनेवा और सर्डिनिया को पिडमाउंट से मिला दिया गया, ठीक है ना। ये सब है किसका हाल किया गया? ये सब जो है इटली के संग किया गया, ठीक है ना। इससे बताओ राष्ट्रीय एकता बनेगी कि बिगड़ेगी? राष्ट्रीय एकता यहाँ पर खंडित किया गया, याद रहेगा ना, राष्ट्रीय एकता यहाँ पर खंडित किया गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये सब हुआ। अब आगे किसकी बारी है बताओ? जर्मनी का। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ था फ्रांस को, फिर किसको? इटली को, अब जो है ना जर्मनी को। देखो चलो अब है किसकी बारी? जर्मनी। अब है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। अब जर्मनी के संग क्या क्या? अब देखो जर्मनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जिस समय नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था, ठीक है ना, जब वो जर्मनी गया था, ठीक है ना, जब क्या गया था? जर्मनी। तो जर्मनी उस समय 300 से अधिक भागों में विभाजित था, ठीक है ना, और नेपोलियन ने उसे 39 राज्यों का क्या बनाया? संघ बनाया। कितने राज्यों का? 39 राज्यों का संघ बनाया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मन राइन राज्य, जर्मन राइन राज्य कहते हैं। तो जर्मन राइन राज्य का गठन किसने किया? नेपोलियन। ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, समझा ना। जर्मन राइन राज्य का गठन किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट, याद रहेगा ना, ठीक है ना। आप ये बताओ, इससे पहले हम बताए थे 3 गणराज्य का गठन, सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडन, इसका गठन कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ये कहां पर गठन किया गया था? इटली में, ठीक है। और जर्मन राइन राज्य का गठन कहां पर किया गया था? जर्मनी में, ठीक है ना, याद रहेगा ना सब? सब ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देना इस सब बात पर। आप देखो ये 39 राज्यों का संघ जर्मन राइन राज्य का गठन किया, ठीक है। अब ये बताओ जो 300 से अधिक भागों में विभाजित है, अब 39 राज्यों का एक संघ बना दिया जाए, तो बताओ वहां पर राष्ट्रीय एकता की भावना जो है ना वो क्या होगी? जगेगी, ठीक है ना। बिखरी हुई राष्ट्रीयता की भावना यहाँ पर क्या होगी? जगेगी, ठीक है ना। राष्ट्रीयता की भावना जो है यहाँ पर पनपेगी, ये बात समझ गए ना। अब देखो ये वाटरलू युद्ध के बाद वियना संधि हुआ, तो अब किसके संग जो है डील किया गया? जर्मनी के संग। तो जर्मनी को अब क्या किया जाए? ये 39 राज्यों का संघ ही रहने दिया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना को क्या कर दिया गया? खंडित किया गया, ठीक है ना। तो इसको जो है 39 राज्यों का संघ ही रहने दिया गया, लेकिन ये जो है जर्मनी जो 39 राज्यों का संघ है वो किसके अधीन कर दिया गया? बताओ किसके अधीन कर दिया गया? ऑस्ट्रिया का अधीन कर दिया गया, ठीक है ना। ये किसके अधीन कर दिया गया? ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया, अब मान लो विदेशी हुकूमत के अंतर्गत कौन चल गया रे? जर्मनी, ठीक है ना। तो अब इसका भला होगा? नहीं होगा, ठीक है ना, इसका भला नहीं होगा, बात समझा ना। तो अब ये बात समझ गया, जर्मनी के बारे में समझा। तो अब 39 राज्यों का संघ था, 39 राज्यों का संघ ही कायम रहा, लेकिन इस पर जो है अप्रत्यक्ष रूप से किसका? ऑस्ट्रिया का शासक का जो है ना इस पर नियंत्रण रहा। कोई दिक्कत? चलो आप बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं ना दिक्कत है?
आप देखो, हम लोग फ्रांस के बारे में पढ़ लिए, किसके बारे में पढ़ लिए, उसके बाद इटली के बारे में, उसके बाद जर्मनी। तीनों के संग कैसा कैसा क्या किया गया वो तो समझ गए, कोई दिक्कत, चलो हो गया। अब ये सब जो है मुख्य रूप से कार्य किया गया, ठीक है ना। मुख्य रूप से हम 3 गो तुम्हारे सिलेबस में 3 गो देश के संग क्या क्या कार्य किया गया था वो बात हुआ था, ठीक है। अब ये बताओ, पहला बात ये हम लोग ये भी समझेंगे कि जब फ्रांस को जो है क्या किया गया था, फ्रांस को जब जुर्माना थोपा गया था, ठीक है ना, नेपोलियन शासन का अंत किया गया था, और किसका रे, बुर्बो राजवंश के शासन का शुरुआत किया गया था, लुई 18वां को शासक बनाया गया था। तो उस समय फ्रांस को ये भी बोला गया था, क्या बोला गया था, तुम जो जो क्षेत्र जीते हो, ठीक है ना, फ्रांस को उस क्षेत्र को आजाद करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा, आजाद करना पड़ेगा। तो कौन कौन से क्षेत्र को आजाद करना पड़ा, तो स्पेन को, हॉलैंड को, देखो किसको किसको, स्पेन को, हॉलैंड को, स्वीडन को, इटली को, ऑस्ट्रिया को और पुर्तगाल को, ठीक है, ठीक है ना। ये सभी वे क्षेत्र है जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने जीता था, ठीक है ना। तो बैठकी में ये भी बात हुआ था, जब बैठकी या सम्मेलन हुआ था तो ये भी बात हुआ था कि जो जो क्षेत्र फ्रांस जीता है उस क्षेत्र को न आजाद कर दिया जाए। बात समझा ना, कोई दिक्कत। तो चलो आप देखो, तुम लोग देखो, अगर कहेगा ये जो वियना सम्मेलन हुआ था उसमें आप ये सोचो क्या क्या मेन काम हुआ होगा, तुम पहले पकड़ लेना किसको, फ्रांस पर, उसके बाद किसके बाद, इटली को, उसके बाद जर्मनी को, याद रहेगा ना, ठीक है ना, बात समझा ना। तो पहला जो बात ये रहेगा, पहला ये बात रहेगा कि इटली, पहले हम लोग फ्रांस पे जाएंगे, तो फ्रांस पे नेपोलियन शासन का अंत, बुर्बो राजवंश शासन का शुरुआत, लुई 18वां को शासक वहां का बनाया गया, और फ्रांस द्वारा जीते गए सभी राज्य को आजाद कर दिया गया। कौन कौन से राज्य है, स्पेन, हॉलैंड, स्वीडन, इटली, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब उसके बाद बारी है वाटरलू युद्ध में जो लॉस हुआ, क्षति हुआ, अब उसकी पूर्ति करना, यानी क्षतिपूर्ति। तो फ्रांस पर कितना दिया गया था पैसा, 70 करोड़ फ्रैंक धनराशि। जब तक ये पैसा नहीं देगा उसकी सीमा पर जो है मित्र राष्ट्र की सैनिक फ्रांस के खर्चे पर जो उसकी सीमा पर तैनात रहेंगे, ठीक है ना। और कौन सा बात है बताओ, फ्रांस की सीमा को जो है 1791 ईस्वी के अनुसार निर्धारित कर दिया गया कि 1791 में जितना बड़ा था फ्रांस उतना बड़ा ही नक्शा पर अब दर्शाया जाएगा, क्योंकि बीच में जो है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का विस्तार किया था। अब सब बात घुस गया कि नहीं घुस गया, बताओ। आप कुछ समझ सकता है, जैसे ज्यादा आप कुछ समझेगा, इतना ही ना सब कुछ समझ सकता है फ्रांस के बारे में। अब दूसरा बात है किसके बारे में, इटली के बारे में। अब इटली के बारे में क्या समझेगा, इटली जो है 300 से अधिक खंडों में विभाजित था, लेकिन जैसे ही नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना, शासक बना, उन्होंने अपने विजय अभियान में इटली पर निशाना साधा और 300 से अधिक खंडों में विभाजित इटली को जो है मात्र 3 गणराज्य में विभाजित कर दिया, यानी 3 गणराज्य का जो है निर्माण किया था। कहाँ पर, इटली में। कौन कौन था, सिस्पाइन था, लिगुलियन था, एगो ट्रांसपेडेंट था। कहाँ 300 से अधिक खंडों में विभाजित इटली मात्र 3 भागों में बट के रह गया। यहाँ राष्ट्रीय एकता की भावना क्या होगी, पनपेगी, जगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ जो है समझ लो कि अप्रत्यक्ष रूप से एकीकरण किया, कौन रे, नेपोलियन ने, किसका, इटली का, याद रहेगा ना, बात समझा ना। अब देखो और भी इटली के संग कुछ कुछ किया गया। अब क्या किया गया, तो देखो सिसिली और नेपल्स का क्षेत्र जो है वो किसको दे दिया, बुर्बो राजवंश, ठीक है ना, बुर्बो राजवंश। और यहाँ के कौन थे सम्राट, फर्डिनेंड थे, ठीक है ना। पोप और इसके आसपास के क्षेत्र किसको दे दिया गया, रोम को दे दिया गया, ठीक है। अरे देखो ये रोम और इसके आसपास का क्षेत्र किसको दे दिया गया, पोप को, याद रहेगा ना, ठीक है ना। उसके बाद आगे बोलो, लोम्बार्डी और वेनेशिया, वो किसके अधीन है, ऑस्ट्रिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया। आप देखो पार्मा, मोडेना और टस्कनी, ये जो है ना हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। किस राजवंश को, हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया, ठीक है ना। और इधर देखो जेनेवा और सार्डिनिया को पिडमाउंट में मिला दिया गया, ठीक है ना।
अब ये सब तो हम लोग जान गए किसके बारे में, इटली के बारे में। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, जर्मनी। जर्मनी भी जो है ना, जब फ्रांस का शासक था नेपोलियन, उस समय जो है ना 300 से अधिक खंडों में क्या था, विभाजित था। 300 से अधिक खंडों में क्या था, विभाजित था, ठीक है ना। 300 से अधिक खंडों में क्या था, विभाजित था, ठीक है ना। नेपोलियन ने इसे 39 राज्यों का एक संघ में परिवर्तित कर दिया। तो वियना संधि ने इसे 39 राज्यों का एक संघ ही रखा, लेकिन यहाँ जो अप्रत्यक्ष रूप से जो है किस अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ का शासक किसे बना दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना किसका शासन रहा, ऑस्ट्रिया का, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर किसका शासन रहा, ऑस्ट्रिया का, याद रहेगा ना। चलो घुस गया ना सब बात दिमाग में, ठीक है। अब बताओ कोई भी दिक्कत है, ठीक। अब है हम लोग उपलब्धियां पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उपलब्धियां, ठीक है। तो ये सब मुख्य कार्य था। अब देखो उपलब्धियां के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। उपलब्धियां क्या होगा, ठीक है। अब देखो उपलब्धियां में हम लोग ये जानेंगे, देखो 1700 पहला बात, 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले जिस देश में जिस राजवंश का शासन था, उस राजवंश के शासक को फिर से देश की सत्ता जो है प्राप्त करने का अवसर मिला, ठीक है ना, अवसर मिला। यानी 1789 ईस्वी क्रांति से पहले जो है राजवंश शासन कर रहा था, उन्हीं राजवंश को देश की सत्ता क्या किया गया, सौंपा गया। जैसे एग्जांपल के रूप में समझ लो कि 1789 ईस्वी क्रांति से पहले किसका था, बुर्बो राजवंश का, ठीक है ना। तो इसी बुर्बो राजवंश से लुई 18वां को फ्रांस का शासक बनाया गया। तो घुस गया दिमागी बात। तो पहला बात ये रहा कि सत्ता किसे दिया गया, ठीक है, सत्ता किसे दिया गया, ठीक है ना। उपलब्धियां हुआ। अब ये उपलब्धियां जो है उपलब्धियां हुआ, और ये जो है उपलब्धि में हम लोग समझेंगे कि सत्ता किसे दिया गया, सत्ता जो है किन्हें मिला, ठीक है ना, सत्ता किन्हें मिला, शासक कौन बना। तो जो 1789 ईस्वी क्रांति से पहले थे, ठीक है ना, जो राजवंश 1789 ईस्वी की क्रांति से पहले शासन कर रहे थे, उन्हीं को क्या मिला, सत्ता मिला, शासन करने का जो अधिकार मिला। बाला बात समझ गए, ठीक है ना। तो बताओ फ्रांस पर किसका शासन रहा, बुर्बो राजवंश का। कौन शासक बना, लुई 18वां, याद रहेगा ना। अब दूसरा बात है कि पुरातन व्यवस्था को लागू किया गया। पहले बार पुरातन व्यवस्था को लागू किया गया, और पुरातन व्यवस्था को लागू किया और नेपोलियन संहिता का अंत किया गया, ठीक है ना। नेपोलियन संहिता का अंत किया गया। नेपोलियन द्वारा जितने नियम कानून बनाए गए थे, जिस आधार पर जो है फ्रांस में शासन होता था, वो सब का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, ठीक है ना। वो सब चीज का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, ठीक है ना। तो पुरातन व्यवस्था की शुरुआत हुई और नेपोलियन संहिता का अंत हुआ, ठीक है ना। ये भी याद रहेगा, बात समझा ना। पहले याद रखेगा सत्ता किसे दिया गया, ठीक है ना। 1789 क्रांति से पहले जो शासक थे, जो राजवंश शासन कर रहे थे, उसको मिला। पुरातन व्यवस्था का शुरुआत हुआ पहले वाला, ठीक है ना, और उसके बाद नेपोलियन संहिता का, ठीक है ना। अब आगे क्या है बताओ। नेपोलियन द्वारा, देखो नेपोलियन द्वारा जो भी कार्य किए गए थे, कौन कौन से कार्य, जो देखो विकासात्मक कार्य, नेपोलियन जब सम्राट बना था, शासक बना था, वो विकास का कार्य भी किया था, ठीक है ना। इस विकास के कार्य को जो है ना दबा दिया गया, ठीक है ना, दबा दिया गया, ठीक है ना। अगर मान लो विकास का कार्य दिखेगा तो लोग उसी शासक को खोजेगा। इससे बढ़िया है कि विकास के कार्य को क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए, याद रहेगा ना। तो नेपोलियन द्वारा किया गया विकासात्मक कार्य को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। चलो उसके बाद चौथा में देखो क्या होगा, चौथा में बताओ। देखो आप देखो विजय राष्ट्र जो रहा, ठीक है ना, विजय राष्ट्र को अपनी सीमा बढ़ाने का अवसर
प्रदान किया गया, यानी अवसर प्राप्त हुआ, यानी विजय राष्ट्र को जो है ना अपनी राजनीतिक सीमा बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है ना, बात समझा ना। आज जो नेपोलियन का साथ दिया, ठीक है ना, उसकी राजनीतिक सीमा जो है ना घटा दिया गया। ठीक है ना, उसकी देश की सीमा के संग क्या किया गया, कटौती किया गया। बात समझा ना, कटौती, उसके कुछ क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे दिया गया। ठीक है ना, बात समझा ना। किसी की राजनीतिक सीमा को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, और किसी का घटा देंगे। ठीक है ना, किसी के संग बढ़ोतरी करेंगे, किसी के संग कटौती करेंगे। जो साथ दिया नेपोलियन का उसके संग कटौती करेंगे, जो लड़ा उसके अगेंस्ट उसकी जो है ना सीमा को बढ़ा दिया गया। ठीक है ना। तो विजयी राष्ट्र का क्या चीज, सीमा जो है बढ़ाने का, सीमा बढ़ाने का जो है अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या होगा, तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। अब देखो नेपोलियन युग का अंत में समझेंगे, नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। तो बताओ किस युग का, नेपोलियन युग का क्या अंत, और किसका युग का शुरुआत हुआ, मेटरनिक युग का क्या हुआ, शुरुआत। ठीक है ना। तो ये सब है अचीवमेंट, उपलब्धियां किसका रे, वियना संधि। अब तुम लोग अपने से याद रख लेगा, पहला याद रखेगा पहला सत्ता के बारे में, किन्हें सत्ता सौंपा गया ये बताइए दिए, 1789 ईस्वी से पहले जो थे। ठीक है ना। दूसरा बात है पुरातन व्यवस्था लागू किया गया और नेपोलियन संहिता का अंत कर दिया गया। ठीक है। अब आगे है नेपोलियन द्वारा जो भी विकासात्मक कार्य किया गया उसे दबा दिया गया, ताकि कोई नेपोलियन को याद ना करे। ठीक है ना, उसके विकास के कार्य को देख के। अब विजय राष्ट्र को जो है ना सीमा बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक है ना, बात समझा ना। उसके बाद नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। बात समझा ना, समझा। अब ये बताओ ध्यान से, एक ऑब्जेक्टिव है, जब इस वियना संधि का, अब तो हम लोग सब चीज समझ गए, अब वियना संधि का मेजबानी कौन कर रहा था, मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कर रहा था। मेजबानी कौन कर रहा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कर रहा था। और मेहमान की खातिरदारी में जो देश आए थे मेहमान बनकर, उसकी खरीदारी में कितना रुपया खर्च, कितना रे, 8 लाख पाउंड जो है ना खर्च किया था। 8 लाख पाउंड क्या किया था, खर्च किया था। समझा ना, 8 लाख पाउंड जो है ना खर्च किया था। समझा ना। अब मेटरनिक के बारे में हम लोग अगला क्लास में समझेंगे। थोड़ा सा संक्षिप्त में समझ लो कि मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का क्या चांसलर है, जिसके बारे में एक शब्द में बोले तो घोर प्रतिक्रियावादी था। घोर प्रतिक्रियावादी का अर्थ क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो पुरानी व्यवस्था में विश्वास करे, ठीक है ना, और परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे, जो परिवर्तन को बर्दाश्त ना करे। ठीक है ना, बात समझा ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिक्रियावादी। तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है ना, वो परिवर्तन में विश्वास नहीं करता था। ठीक है ना, वो पुरातन व्यवस्था को ही जारी रखना चाहता था। ठीक है ना, उनका कहना ही था सिर्फ शासन करो, प्रजा की भलाई मत करो। ठीक है ना, शासन करो लेकिन प्रजा की भलाई मत करो। बात समझा ना, समझा कि नहीं समझा। ये किसका कहना था, मेटरनिक का। ठीक है ना। तो अब हम लोग अगला क्लास में मेटरनिक और मेटरनिक युग इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है ना।